नेट प्रॉब्लम थी इसलिए लेट, कोई बात नहीं। Shall we start? Shall we start our class? Yes, sir. Yes, sir. Cool. So as a question for you guys, इंटेंसिटीज के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। तो इसको सॉल्व करके आंसर बता दो यार जल्दी से, कितना आने वाला है। मोनिका। सर क्या पूछा आपने? मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। मोनिका आपने हाथ ऊपर किया है। सर ऑप्शन डी। करा हुआ है ये क्वेश्चन? यस सर। काजल ऑप्शन 4 सर। करा हुआ है? पहले करा था क्वेश्चन ये? नो सर। निकाल लिया तुमने इतनी जल्दी, क्या बात है। सर सिंपल आईमैक्स का फॉर्मूला नहीं है मतलब। यस सर, वही फॉर्मूला। बढ़िया बढ़िया, खूब भालो। जानवी सेम ही आ रहा है क्या सबका? यस सर। यस सर। जसनूर सबका सेम आ रहा है। कूल यार, आंसर किया करो यार बाकी बच्चे भी। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है। महेश का भी चाह, ठीक है। काफी सारे लोग हो तुम लोग, तुम्हें पता है ये बात? तुम में से केवल 5-6 बच्चे आंसर कर रहे हैं। और सॉल्व किया करो, ऐसा नहीं किसी का देख के आंसर कर रहे हो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना जो इजी वाले, इनको सॉल्व करके ही कॉन्फिडेंस आता है। एक बार और बता दूं मैं तुमको एक बात, अभी तक तो चलो ठीक है लेट हो गया थोड़ा, पर अब कोई ना, अभी जितना बचा है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप ये। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं करते, उसके दो रीजन है। एक तो या तो उनको बात करना पसंद नहीं है ना, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, कोई बात नहीं तमन। और एक बच्चे वो होते हैं कि जो कि ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते, या तो उनको डर लगता है सॉल्व करने में, या उनसे उनका मन नहीं करता। तो मैं ये बता दूं कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना क्लास में, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बड़ा इजी था, ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो ना तो ही आपको अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की, मतलब सॉल्व करने का मन करता है ना, कॉन्फिडेंस आता है उस केस में। तो जो बच्चे आंसर नहीं करते ना चैट में, उनको समझाने का मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जो इजी क्वेश्चंस है ना, जैसे ये है, मैं बता दिया करूंगा तुम्हें कि कौन सा बहुत इजी है, ठीक है, उनको एक बार अटेम्प्ट जरूर किया करो, क्योंकि वो तुमसे हो जाएंगे। और जब वो हो जाएंगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है इससे क्लास में। तुम्हारे फायदे की बात है, बाकी देख लेना यार, ठीक है। करें सॉल्व करें? यस सर। आई आर क्या होता है भाई? रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले तो। I1 + I2 + 2 √ I1 I2 cos phi, यही होता है क्या? यस सर। Yes, sir. ये बोल रहा है ये बोल रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है, तो कोई भी चीज का मैक्सिमम निकलेगा, उसका कुछ कंडीशन होगा। तो इस वाली इक्वेशन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मैक्सिमम कब निकल सकता है? I1 और I2 में तो चेंजेस आप ला नहीं सकते, लेकिन आप cos phi में चेंजेस ला सकते हो, राइट? हमने बात करी हुई है इस बारे में पहले भी। तो cos phi की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है भाई? 1। 1 यानी phi को कितना रखना है? 0। 0। यस सर। अब जब इसको तुम मतलब cos phi को जब 1 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा रिजल्टेंट? I1 + I2 + 2 √ I1 I2, यस सर। है ना? यस सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 + I2 + 2 √ I1 I2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका √I1 + √I2 का होल स्क्वायर है। क्या दिख रहा है ये? Yes, sir. यस सर। अरे बेटा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना सबको? यस यस सर। सर। स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, है ना, वही लगाया है इसमें। ये लिखा हुआ था ऑलरेडी इस फॉर्म में, इससे हमने ये निकाला, उल्टा करा है हमने बेसिकली, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो No, सर। ठीक है। अब देखो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको समराइज करते हैं एक बार। ब्राइट फ्रिंजेस कैसे निकालते हैं? फॉर ब्राइट फ्रिंज हमारा जो पाथ डिफरेंस था वो आ रहा था n लैम्डा, है ना। कैसे आ रहा था हम बात कर चुके हैं इस बारे में, ठीक है, कोई पूछेगा नहीं, दोबारा पूछ सकते हो, मतलब अगर डाउट है तो फिर भी पूछ सकते हो। पाथ डिफरेंस पता है ना सबको? डी साइन थीटा से लिखते थे हम, यस सर। है ना। डायग्राम के थ्रू समझाया था मैंने, याद होगा, है ना। अरे डायग्राम के थ्रू समझाया था ना, एक पॉइंट पी पकड़ के चल रहे थे, फिर उसमें हमने कुछ यहाँ से पॉइंट, यस सर। यहाँ से सेंटर मैक्सिमा जहाँ बनता था,
वहां से जो इसकी क्या थी पोजीशन, है ना, उसको निकालने के लिए y लिखते थे, ये वाला डिस्टेंस d हो जाता था, है ना, और यहाँ पे थीटा एंगल बनता था आपका। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी में थीटा एंगल बन रहा था। क्यों? क्योंकि हम क्या मान के चल रहे थे कि जो d है वो बहुत छोटा है किससे, कैपिटल D से, है ना। ये जो कैपिटल D है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट्स, इससे बहुत छोटा है स्मॉल d, है ना, जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है। तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट पैरेलल रेज ही जाती हैं सारी, है ना। ऊपर वाले पॉइंट से भी जो रे जाएगी और नीचे वाले पॉइंट से भी जो रे जाएगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल होगी, है ना, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उस कंसिडरेशन में हम क्या बोल रहे थे कि थीटा जो है बड़ा स्मॉल है, तो साइन थीटा की वैल्यू हम लिख देते थे। कैसे कि भाई यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला हमने, और ये परपेंडिकुलर में ये वाला जो पाथ डिफरेंस आ रहा था, ये कितना आ रहा था, d साइन थीटा, याद आ रहा है ऐसा कुछ, Yes, sir. है ना। फिर साइन थीटा की वैल्यू लिख दी थी हमने, टेन थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर होंगे बाई अपॉन डी के बराबर, है ना। अरे स्मॉल एंगल के लिए ऑलमोस्ट बराबर होते हैं ना, टेन थीटा इक्वल्स टू ऑलमोस्ट साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब तो रट गया होगा ये यार, समझ में, Yes. अब तो याद हो गया होगा तुमको ये कन्वर्जन। तो इसी की हेल्प से हमने डेल्टा निकाल लिया था हमारा वाई डी अपॉन डी। ठीक है, वाई इंटू स्मॉल डी अपॉन डी निकाल लिया था। तो ये था आपका पाथ डिफरेंस जो कि एन लैम्डा के बराबर आ रहा था। ठीक है, इसी इक्वेशन से हमने स्मॉल वाई जो कि हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, है ना, यहाँ पे पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज के लिए हम क्या बोल रहे थे, कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद आ रहा है ना। Yes, Yes, sir. sir. और ये सब पूरा गेम हमने किसके बेसिस पे किया था, कॉस फाई की वैल्यू के ऊपर। Yes, Yes, sir. sir. कॉस फाई की वैल्यू समझ ली थी कि कहाँ पे मैक्सिमम आ रही है +1 और मिनिमम कहाँ पे आ रही है -1। तो हमारा निकल के आया था कि भाई 0 पे आती है, तो एक 2 पाई पे आती है, फिर 4 पाई पे आती है ना। ऐसे ही हमारा जो मिनिमम वैल्यूज आ रही थी वो किस पे आ रही थी, पाई पे, Typing. Yes, है ना, sir. फिर 3 पाई पे। ऑड मल्टीपल्स बन रहे थे बेसिकली सारे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे 2n+1 d लैम्डा अपॉन 2d, ये तो हमारा आ जाएगा किसके केस में, डार्क फ्रिंजेस के केस में। और ब्राइट फ्रिंजेस के केस में क्या आ जाएगा, n इंटू डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, और कैसे आया ये समझ में आता है ना सबको, लास्ट क्लास में यही पढ़ा था हमने। अरे बात समझ में आ रही है, Yes, sir. n लैम्डा था, उसके बाद d लैम्डा d अपॉन डी कैसा आया था। और ये ऑड मल्टीपल्स में याद रखना है आपको, ये 2n-1 भी हो सकता है, ऑड नंबर लिखना है बेसिकली आपको, है ना, 2n-1 भी हो सकता है। ऑड लिखने का तरीका ढूंढना है बेसिकली आपको, यहाँ पे आपको इवन लिखने का तरीका ढूंढना है। ये बात समझ में आती है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो भाई ये फॉर्मूला लिख लो बॉक्स वाला दोनों कॉपी में, ये वाला ब्राइट के लिए लिख देना और डार्क लिख के लिख देना नीचे ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूले भूलने नहीं है अब कभी भी, जब तक कि नीट का पेपर नहीं दे लेते भूलने नहीं है। नीट का एग्जाम हो जाए उसके बाद भूल जाना, मतलब अगर क्लियर हो जाता है तो ऑब्वियसली। फिर से तैयारी करने का सोच रहे हो अगर, तो फिर मत भूलना। वैसे तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप फिर से तैयारी करो, मैं चाहता हूँ इसी बार में निकाल लो। गुड इवनिंग रानी। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया सर। हो गया। Yes, sir. कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बेसिस पे हमने ये फॉर्मूले डिराइव किए थे। चलिए भाई अब फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं। फ्रिंज विड्थ में हमने ज्यादा डिस्कशन किया नहीं था, थोड़ा बहुत हमने बात करी थी कि फ्रिंज विड्थ होता क्या है। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नो सर। अच्छा यस सर लिख रहे हो, ठीक है। हाँ भाई फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं। अब देखो फ्रिंज की पोजीशन निकाली है तुमने, अभी क्या निकाली है तुमने, फ्रिंज की पोजीशन, है ना, वाई निकाला है। वाई क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा से जो आपका ये डिस्टेंस है ना। अब ये कितना ऊपर है, ये आपने डिस्टेंस निकालना सीखा है अभी तक, दिख रहा है सबको, ठीक है। ये डिस्टेंस आपने निकालना सीखा है। लेकिन इसमें जो फ्रिंजेस बनेगी बच्चा, कैसे बनेगी फ्रिंज, इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था कि कैसे बनती है फ्रिंज, ऐसे बनी डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, ऐसे बनती है ना अल्टरनेटिवली। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्रिंजेस बनती है ना डार्क और व्हाइट और ब्राइट। और क्यों बन रही थी, क्योंकि किसी जगह पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था और किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। तो वो पाथ डिफरेंस की वजह से फेज में डिफरेंस आ रहा था और उसकी वजह से इंटरफेरेंस के पैटर्न्स में डिफरेंस आ रहा था। उस वजह से हमारी जो फ्रिंजेस हैं वो अलग अलग बन रही थी, कहीं ब्राइट बन रही थी कहीं डार्क बन रही थी, है ना। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा और मैथमेटिकली भी समझ लिया।
लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो फ्रिंज बन रही है तुम्हारी, इसकी विड्थ क्या है भाई, कितनी बड़ी बन रही है फ्रिंज तुम्हारी, कितनी चौड़ी बन रही है, मतलब है ना कि भाई इतनी मोटी बन रही है या इतनी मोटी बन रही है, कितनी बन रही है वो तो बताओगे तुम हमें। तो हमने बोला ठीक है, उसमें क्या है, अभी कौन सा इतना कोई डिफिकल्ट टास्क है ये। जब हमें यही पता चल गया है कि डिस्टेंसेस क्या है, तो उसके बीच का एक डिस्टेंस ही तो है ये। तो हम क्या करते हैं, पहले ब्राइट फ्रिंज विड्थ निकालना सीखते हैं, ठीक है। अब ब्राइट फ्रिंज विड्थ क्या होती है? ब्राइट फ्रिंज विड्थ होती है डिफरेंसेस इन पोजीशन ऑफ nth एंड n-1th डार्क फ्रिंज। यानी कि n नंबर की डार्क फ्रिंज है, जैसे कि 3rd नंबर की तुम्हारी डार्क फ्रिंज है, उसके और n-1 यानी 3-1 कितना हुआ? 2 तो थर्ड वाली डार्क फ्रिंज और सेकंड वाली डार्क फ्रिंज, अगर उन दोनों के बीच में देखोगे तो क्या मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। राइट। अरे यार ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है ना। एक Yes, डार्क sir. है फिर ब्राइट है, फिर डार्क है फिर ब्राइट है, डार्क डार्क ब्राइट ऐसे चलती आ रही है। तो अगर तुम डार्क के बाद जाओगे तो ब्राइट दिखेगी, और फिर ऊपर जाओगे तो फिर डार्क दिखेगी। तो अगर डार्क में से, ऊपर वाली में से नीचे वाली डार्क का पोजीशन माइनस कर दूं तो बीच में फ्रिंज विड्थ नहीं मिल जाएगी क्या मुझे? मिल जाएगी Yes, सर। sir. और कौन सी मिल जाएगी? ब्राइट वाली मिल जाएगी। यस सर। ब्राइट वाली, तो ध्यान से समझो। ये वाई डैश एन तुमने लिखा। अच्छा वाई डैश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जो वाई डैश है वो डार्क के लिए यूज करते थे ना, डार्क वाली पोजीशन के लिए। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है शायद, ये देखो वाई डैश लिखा हुआ है ना। अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, अगर वाई एन यहाँ पे लिखा है हमने ब्राइट के लिए और यहाँ पे भी वाई एन लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना बच्चों। तो इसलिए हम वाई डैश लिख देते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। No, sir. चलो भाई, फ्रिंज विड्थ के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि डार्क वाली की पोजीशन ले लो सबसे पहले तो, एन टर्म वाली है ना, nth वाली पोजीशन, और फिर माइनस कर दो किससे? n-1 वाली। तो y डैश n लिया तुमने, ब्राइट वाली की फ्रिंज विड्थ निकाल रहे हैं बाय द वे हम, ये कंफ्यूज मत हो ना, है ना। पोजीशन वाली डार्क ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ब्राइट वाली नहीं निकाल रहे, डार्क वाली निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और लॉजिक समझ में आ गया ना सबको कि हम ब्राइट वाली के लिए डार्क वाली क्यों माइनस कर रहे हैं, Yes, sir. है ना। यस सर। ये सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर है बहुत इजी है अगर आपने समझ लिया है तो। सर एक बार रिपीट करोगे? बेटा ऐसे बन रही है फ्रिंज, यहाँ पे बनी डार्क, फिर यहाँ पे बनी ब्राइट, फिर बनी डार्क, फिर बनी ब्राइट, फिर बनी डार्क, फिर बनी ब्राइट, ऐसे चलता जाएगा ये गेम पूरा, है ना। यस सर। मुझे ये ब्राइट वाला चाहिए, ये वाली मुझे डिस्टेंस का, विड्थ का वैल्यू चाहिए, कितना आएगा ये। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से यहां तक जाऊंगा पहले तो, राइट, और उसमें से यहां तक वाली डिस्टेंस माइनस कर दूंगा। तो इस पूरे में से जब मैं ये वाली माइनस करूंगा, अगर इस पूरे में से मैं इसकी माइनस करूंगा इसकी, तो ये वाला पार्ट ही तो निकल के आएगा। यस सर। तो यही तो है ब्राइट फ्रिंज विड्थ, समझ में आया यस सर। ना। तो यही कर रहे हैं यहाँ पे, nth वाला ले रहे हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं n-1 वाला, ठीक है, आया समझ में। ओके, तो nth वाला कैसे लिखते थे भाई? 2n+1 d लैम्डा अपॉन 2d। देखो Yes, sir. ये 2n+1 d लैम्डा अपॉन 2d, माइनस क्या कर देंगे? y डैश n-1। अब n-1 के लिए सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेम है, बस n की जगह क्या रख दोगे अब तुम? n-1 क्या रख दोगे n की जगह? n की जगह तुमने n-1 रख दिया, तो ये बन गया 2 ट्वाइस ऑफ n-1 प्लस 1 d लैम्डा अपॉन 2d। जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आंसर आएगा हमारा? d lambda by d। d लैम्डा बाय d। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ब्राइट फ्रिंज विड्थ निकालिए तुमने, ये ब्राइट फ्रिंज विड्थ, इसको कॉपी में नोट कर लो। ब्राइट फ्रिंज विड्थ निकाली तुमने, ये जो ब्राइट वाली फ्रिंज बनेगी उसकी विड्थ निकाल ली तुमने, और यही फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। और अभी थोड़ी देर बाद ये प्रूव कर दूंगा मैं कि ब्राइट की जितनी बनती है ना, जो विड्थ ब्राइट की आती है वही सेम डार्क की भी आती है। YDSC की बात कर रहे हैं हम, है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले से ये पता चल रहा है कि जैसे सेपरेशन बढ़ेगा स्लिट्स के बीच में, डी, है ना, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, जो भी, मतलब जैसे डिक्रीज कर रहे हो अगर, तो तुम्हारी फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। फॉर्मूले से दिख रहा है ना क्लियरली। अगर हम Yes, sir. हमारी स्लिट्स को और पास ले आएंगे ना, पास ले आएंगे, और अभी जितनी भी हो से ऑलरेडी बहुत पास होती है ये, मैंने बताया ना mm में, मिलीमीटर में होता है इनके बीच का डिस्टेंस, है ना। Yes, sir. उसको तुमने और छोटा कर दिया,
और छोटा कर दिया, बिल्कुल जितना छोटा कर सकते हो उतना कर दिया, तो तुम्हारी फ्रिंज जो बड़ी बनेगी ना वो बड़ी बड़ी बनेगी, अच्छी खासी फ्रिंज बनेगी। ठीक है, उसका लेंथ कितना होगा वो अभी हम कमेंट नहीं कर रहे कि भाई कितनी दूर तक बनेगी, है ना, स्क्रीन पे कितनी दूर तक बनेगी, सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर तक जाएगी, लेकिन जब बनेगी ना उसकी फ्रिंज विड्थ जरूर ज्यादा होगी। ठीक है, वो हमें फॉर्मूले से भी पता चल रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या पूरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बात आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब सेम तरीके से डार्क फ्रिंज विड्थ भी निकाल लेते हैं, yn-yn-1 करके। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? अरे यार, तुम जब No, sir. दो डार्क के बीच का डिस्टेंस निकाल के ब्राइट का विड्थ निकाल लेते थे, अब तुम दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस निकाल के nth वाली और n-1 वाली के बीच का डिफरेंस निकाल के तो तुम डार्क वाली फ्रिंज विड्थ का निकाल लोगे ना वैल्यू। Yes, Yes, sir. sir. फॉर्मूला Yes, तुम्हें पता sir. ही है, yn का फॉर्मूला क्या था ब्राइट फ्रिंज विड्थ के लिए, n इंटू डी लैम्डा अपॉन डी, Yes, sir. ये लगाया हमने, और Yes, sir. And minus. हाँ n की जगह n-1 रख दिया दूसरे वाले में, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी इवेंचुअली, डी लैम्डा अपॉन डी। देखा, नेचर ने तुम्हारा काम आसान कर दिया, दो अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आ रहा है, Same. Same. सेम आ रहा Same. है ना। अब इसको भूलने का तुम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो बहुत इजी हो गया है आकर, डी लैम्डा अपॉन ये आया आपका फ्रिंज विड्थ, दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम रहती है। तो द एक्सप्रेशंस फॉर द फ्रिंज विड्थ शो दैट द फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड ऑन द स्क्रीन, है ना, इक्वली स्पेस्ड है, जितना ब्राइट है उतना ही डार्क है। आगे चले, Yes. Yes, Yes, sir. इसको भी Yes, नोट sir. कर लो कॉपी में, एक फॉर्मूला नोट करा रहा हूं मैं बस, ताकि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुम फॉर्मूला तुम्हें पता रहेगा, इसको फॉर्मूला नोट कर लो। कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. यस सर। आगे चलें सर, अगला क्वेश्चन करो, लेट्स डू वन क्वेश्चन। इसमें आपको निकालनी फ्रिंज विड्थ जो पढ़ा है अभी, उसको अप्लाई करो। यंग्स एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्लिट्स 0.2 सेंटीमीटर का दूरी पे है, और येलो लाइट यानी उसकी आपको वेवलेंथ दे रखी है, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, फ्रिंज विड्थ निकालनी, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक भी आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास। 2.9 to 10 power 4, ओके। करें, डिस्कस करें या और टाइम चाहिए इसके लिए? आजकल डिस्कस वगैरह लिखना भी बंद कर दिया है क्या तुम लोगों ने? पहले तो डिस्कस तो लिखते थे कम से कम। बेटा अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, तो आप डिस्कस लिख सकते हो ना।
चलो सॉल्व करते हैं इसको, इधर ध्यान दो। स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 raised to minus 10 3. minus 10⁻³ Yes. मीटर। Yes, sir. सब चीजें मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना, अरे यूनिट Yes, तो बराबर sir. होगा ना, ऐसे तो yes sir तुम यूनिट से करते हो, है ना। और लैम्डा कितना दे रखा है 5 5. 5896 into 10 raised to power minus 10 meter. -10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम को हम क्या लिख रहे हैं 10⁻⁻10 मीटर। अब ये कन्वर्जन अगर हमें याद नहीं था तो दिक्कत है लाइफ में। अब देखो यही चीजें मैं समझाता रहता हूँ तुम्हें, कि जो यूनिट्स का कन्वर्जन है और जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लो या करते रहा करो, तभी आप लोग फिजिक्स के कई सारे क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज कहीं भी जाके आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर नहीं देना है सौरभ, मीटर में आंसर देना है। ठीक है, और मे भी सही हो, लेकिन आई होप आपने अगर आर्मस्ट्रॉन्ग लिया है, पहली बात तो उसमें लेना नहीं था, स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में लिया करो। अगर लिया है आपने तो फिर आप आई होप सौरभ आपने बाकी भी चेंज करे होंगे, यानी कि आपने 1 मीटर को भी आर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज किया होगा और 0.2 सेंटीमीटर को भी आर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज किया होगा, तब जाके आपका आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर आएगा ना, वो सही आएगा। ठीक है, तो एक बार वो क्रॉस चेक कर लेना। चलो भाई, फॉर्मूला क्या होता है फ्रिंज विड्थ निकालने का? D lambda by D lambda by D. अभी अभी पढ़ के आए हो, yes sir. yes sir ये होता है। Yes D sir. lambda by D. हाँ यही लिखा है यार, डी लैम्डा बाई डी लिखा है। Yes sir. ठीक है, तो डी की वैल्यू तो 1 मीटर दे रखी है, तो उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए लाइफ में। yes Yes, sir sir. वैल्यूज पुट कर दो, 5896 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, कैपिटल डी की वैल्यू 1 है ना, और डिवाइडेड बाय Yes, 2 sir. पावर -3 मीटर। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, 2.948 करके कुछ आ रहा है। ठीक है, Yes sir. तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हो 0.3 mm भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे आंसर मीटर में देना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर mm में ऑप्शन दिया हो तो बता रहा हूँ मैं, दोनों में से कोई सा भी आंसर आप दे सकते हो अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बता देगा आपको किस में आंसर देना है। कोई डाउट है क्या इसमें? इजी No, क्वेश्चन। sir. no No, sir. अगला no क्वेश्चन, sir अगला क्वेश्चन कीजिए। क्या निकालना है इसमें? डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, और मुझे लगता है तुमको दोनों निकालना आता है। फ्रिंज विड्थ नहीं निकालनी है इसमें, कंफ्यूज मत हो जाना कि फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है। विड्थ लिखा है क्या कहीं क्वेश्चन में? No sir. No, है sir. ना, No, sir. विड्थ मत निकालना। करिए, सॉल्व करिए इसको। सर मेरे को स्क्रीन नहीं शो हो रही, एक बार बताना कि
ब्राइट फ्रिंज कौन सी नंबर वाली का निकालना है? थर्ड डार्क और फिफ्थ ब्राइट। ओके स्क्रीन शो नहीं हो रही तो एक बार रीजॉइन करके देखो ना। सर, नहीं हो रही है, वाईफाई खराब हो गया है। वाईफाई खराब हो गया। अच्छा, बाकी बच्चों को दिख रही है क्या स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है। तो अपन क्वेश्चन डिक्टेट करना है क्या? नहीं सर, बीच बीच में जो शो हो रही है ना, तो मैं फटाफट लिख रही हूँ, बट वो एंड में रह गया था। कोई बात नहीं, काफी मेहनती लग रही है लड़की हमारी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चैट में आंसर करना है जिसका भी आता है। करें क्या डिस्कस? यस Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes, sir. कूल। लास्ट क्लास में थोड़ी हुआ था ये क्वेश्चन, लास्ट क्लास में हुआ था क्या? सर ने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कराए थे। Yes. Yes, sir. अच्छा, जो सर पढ़ाने आए थे मेरे लीव पे था तो। यस सर। और क्या पढ़ाया उन्होंने? सर वही थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन लिम्ब इंटरफेरेंस और? बस सर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। ओके, तो थिन फिल्म पढ़ रखा है मतलब आप लोगों ने। ओके, और उसके बाद डिफ्रैक्शन चालू थोड़ी हुआ था। नो No, sir. No, sir. ठीक है, कूल। YDSC समझ में आ गया ना? पर YDSC सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑप्टिक्स में यस सर, ये आ गया। YDSC मेन चीज है, ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। करें डिस्कस करें इसको? Yes, यस sir. सर। ओके, हाँ भाई, डिस्कस तो लिख दो चैट में यार। सर लिख दिया है। एक मिनट। ओके, गॉट इट। डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको दो स्लिट है 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे, राइट? तो आपको डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस पूछी हुई है उसने, कौन कौन सी, थर्ड और फाइव, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। डार्क फ्रिंजेस के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे 2n-1 लैम्डा d अपॉन 2d। सिंस हमको यहाँ पे कौन से नंबर की फ्रिंज चाहिए डार्क वाली? कौन से नंबर की चाहिए? थर्ड। कौन से नंबर की चीज लिखा हुआ है ना, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क, थर्ड डार्क फ्रिंज ना बेटा। ठीक है, तो थर्ड डार्क फ्रिंज में आप जब n की जगह 3 रखोगे, राइट, तो आपका क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे लिखते हैं हम, फॉर डार्क फ्रिंज कितना हो जाएगा ये, y डैश n इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा अपॉन 2d। यही होता है क्या फॉर्मूला? कैपिटल D, कैपिटल D। Plus. नहीं सर, ये मैंने बोला था ना प्लस और माइनस दोनों हम ऑड वाला लेते हैं बेटा, 2n+1 2n-1 वी कैन टेक बोथ ऑफ इट। ठीक है,
अकॉर्डिंगली वी कैन टेक बोथ ऑफ इट। आपका जो है थर्ड, आपका आप जो भी रखोगे ना वो ऑड वाला, ऑड मल्टीपल होना चाहिए बेसिकली। बस अगर आपने 2n-1 या 2n+1 की जगह n रख दिया यहाँ पे तो दिक्कत है, क्योंकि फिर वो इवन मल्टीपल बना देता है उसको। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। नहीं आ रही है? आ गई, आ रही है सर। y3 निकालो, कितना आएगा? n की जगह 3 रखो इसमें, कितना आ रहा है? So 1.63 into 10 raised to the power minus 6. अरे फ्रैक्शन में बताओ, फ्रैक्शन में। lambda d by 2d। n की जगह 3 रखोगे तो 6, 3 2 जा 6 -1, 5/2 लैम्डा d अपॉन d आ रहा है। Yes, sir. और ब्राइट के लिए कैसे निकालते थे? And lambda t upon 2d. लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा P d by अपॉन t upon 2d. 2d होता था, पक्का 2d? डी सर। हाँ, गुड। तो हम इसमें ब्राइट में कौन सा निकालना चाहते हैं? फिफ्थ वाला। तो ये क्या हो जाएगा? 5 lambda d by 5 lambda d। अब ध्यान से देखो, ये 5 वाला जो निकल के आ रहा है ब्राइट वाला, ये इसका ट्वाइस है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। y3 पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में। यस सर। यस उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आधा आ जाएगा उसका, 5 लैम्डा d अपॉन d। समझ में आई बात? यस सर। बेटा y5 में से y3 माइनस करोगे ना, ये y5 निकाला तुमने ब्राइट वाला और ये तुमने निकाला डार्क वाला। जब तुम ब्राइट में से डार्क वाला माइनस करोगे तो यही आएगा 5/2 लैम्डा d अपॉन d। अब तो तुम्हें वैल्यू रखनी है, वैल्यू तो रख दोगे ना सारी। यस सर। 1/2 sir. लैम्डा की जगह रख दो 6.5 into 10 to the power -7 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D कितना है? 1 मीटर अपॉन स्मॉल d की वैल्यू कितनी है? 10 raised to the power -3 मीटर। -3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। 1.63 mm आ रहा है शायद, आई गेस। Yes, sir. यस सर। यही आ रहा है? तो यस सर। क्या आ रहा है फिर? आना तो यही चाहिए। तो अगर 2n+1 लेते तो कुछ और आंसर आता। कितना आ रहा है? अभी कैलकुलेट नहीं किया, +1 लिया था मैंने। नहीं, 2n-1 ही लेंगे तो ये आएगा सही, वरना गलत आएगा। ठीक है, ये n इक्वल्स टू आप वैल्यू क्या पुट कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था क्या? आपको सर ने बताया नहीं? बताया था सर। बताया होगा ना ये तो। Yes, sir. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप वैल्यू क्या पुट कर रहे हो उसमें, राइट। तो अगर आप 3 वैल्यू पुट कर रहे हो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे? 2n-1 वाला आप लोगे। ठीक है, ये मैं आपको मैंने मॉड्यूल भी शेयर किया हुआ है ना, मॉड्यूल Yes, शेयर sir. किया हुआ है, यस सर। उसमें भी Yes, मेंशन। ठीक है, मॉड्यूल पढ़ते हो तुम लोग? yes, sir. सर। झूठ बोल रहे हो। पढ़ते हैं सर। तो मॉड्यूल भी देखना, उसमें भी है ना नोट्स। बेसिकली क्या है कि जो नोट्स है ना काफी सारे, तो हम क्या, अगर कोई चीज मिस हो जाती है ना, उसको मॉड्यूल की हेल्प से भी हम उसको कवर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हें अभी ये स्पेसिफिकली नहीं पता था ये वाली चीज कि भाई 2n-1 भी लिया जा सकता है, तो अगर आपने थोड़े बहुत नोट्स उसमें से रिवाइज कर लिए होती, क्योंकि बीच में क्या है कि एक आध क्लास मिस हो गई थी ना, मैं आया नहीं था, है ना। तो उस केस में फिर अगर आप उससे रिवाइज कर लेते तो आपको पता चल जाता कि 2n-1 भी ले सकते हैं, 2n+1 भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली ले सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अगर आपको नेगेटिव वैल्यूज डालनी होती है, जनरली क्या होता है कि अगर आपको नेगेटिव वैल्यूज डालनी होती है तो आप 2n+1 लेते हो। जैसे -1, -2, -3, नीचे वाली जो हो गई ना, नीचे वाले हो गए ना, सेंट्रल मैक्सिमा है। सुनना बात ध्यान से मेरी, यस सर। सेंट्रल मैक्सिमा है तो उसके ऊपर भी बनेगी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस और नीचे भी बनेगी। यस सर। नीचे वाली के लिए आप ले लो 2n+1, ऊपर वाली के लिए 2n-1 ले लो। ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 अगर आप रख रहे हो तो आप 2n-1 ले लो, n की वैल्यू -1 -2 -3 रख रहे हो तो 2n+1 ले लो। ठीक है, क्लियर हुआ? आई थॉट ये आपको बताया होगा लास्ट क्लास में, कोई बात नहीं, आप याद रखना। ठीक है, सर ने बोला था ना कि मतलब 2n+1 लेंगे ना तो एक कम करके रखना के लिए। हाँ, अगर 2n+1 लोगे तो फिर एक कम करके रख लो, क्योंकि वो माइनस वाली वैल्यू डालने वाला फॉर्मूला है ना, तो उसमें एक वैल्यू कम करके आप ले सकते हो, है ना। उस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो।
कि अगर आप 2n+1 ले रहे हो तो फिर आप उसमें जैसे 7 बनेगा ना यहाँ पे 2n+1 के केस में, तो यस सर। है ना, उसमें एक वैल्यू कम ले लो, फिर n की जगह 3 नहीं 2 रखोगे फिर आप, तब जाके आपका आएगा 5 लैम्डा अपॉन 2। तो एक वैल्यू कम लेके रखोगे तो 2n+1 वाली वैल्यू रख सकते हो। अदरवाइज अगर आपका, मैं बता रहा हूँ ना, n की वैल्यू अगर पॉजिटिव ले रहे हो आप 0 1 2 3, तो आप 2n-1 लग सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, यस सर। आगे चले। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? महेश। सर वाई5 से y-3 क्यों, मतलब यहाँ से समझाना एक बार। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। पढ़ा? यस सर। समझ में आया या फिर बताऊं? 5वीं आ वाली गया। है ना, 5th वाली से 3rd वाली माइनस करने को बोल रहा है वो, डिस्टेंस बिटवीन उसमें ऐसे निकलेगा ना, 5वीं से 3rd माइनस करोगे तो। ठीक है, चलें आगे चलें। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ, एक्चुअल डिस्टेंस, ये डिस्कस हुआ था कि लास्ट क्लास में? नो सर। तो भाई छोटा सा टॉपिक है, इसमें क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो लाइट है वो ट्रैवल कहाँ कर रही है। तो अभी तक हम कंसिडर करके चल रहे थे कि आपकी लाइट ट्रैवल कर रही है किसी मीडियम में, है ना, लेकिन अगर मान लो ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में, तो उस केस में भी क्या हम सेम पाथ डिफरेंस, सेम फेज डिफरेंस, ये सब ले सकते हैं? इस चीज के बारे में बात करने के लिए हमने टॉपिक चालू किया। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपका कि एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल पाथ। अगर आपका लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, तो उसको आप बोलोगे ज्योमेट्रिकल पाथ डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स से सब फैमिलियर है ना? यस यस सर। सर। यस सर। है ना, क्या होता है डी साइन थीटा जो निकाल रहे थे, याद आ रहा हो तो, है ना? तो डेल्टा एक्स सबको पता है। तो अगर मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है बच्चों, तो ज्योमेट्रिकल पाथ बोला जाता है, ज्योमेट्रिकल पाथ लिया जाता है। Consider a light wave given by the equation E equals to E naught sin omega t minus kx plus phi। ये तो जनरल इक्वेशन है लाइट की, है ना, किसी वेव की। इसमें ये वाला क्या होता है? फेज होता है, फेज एंगल, यस सर। है ना, ये तो हमें पता ही है। और ये मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड आ सकता है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर आप इक्वेशन लिख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो कितनी मैक्सिमम आ सकती है बेसिकली। ठीक है, तो वो टर्म बताता है ये, राइट। इफ द लाइट ट्रेवल्स बाय डेल्टा एक्स, इट्स फेज चेंजेस बाय के डेल्टा एक्स। ये भी पता है हमको कि अगर कोई लाइट डेल्टा एक्स ट्रेवल करती है पाथ डिफरेंस से, तो उसका फेज किससे चेंज हो जाता है? के डेल्टा एक्स से। अरे ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने, डेल्टा फाई इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स। यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने, बोला था कि पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा फेज डिफरेंस। यस सर। यस सर। अच्छा, के की वैल्यू हम ओमेगा अपॉन वी भी लेते हैं, जिसमें कि ओमेगा होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट which does not depend on medium, but v depends on medium and it is speed of light in medium। v क्या है? speed of light in, बोलो, मीडियम। मीडियम। तो k की वैल्यू हम ओमेगा अपॉन v अगर रखें तो हमें क्या मिलेगा? ओमेगा अपॉन वी डेल्टा एक्स। इसमें जो v है इसका फॉर्मूला तो सबको पता है ना, c अपॉन म्यू होता है। c क्या है इसमें? व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट किसमें? वैक्यूम। वैक्यूम। वैक्यूम में। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, और म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कूल। तो अगर आपकी लाइट मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो आप v लोगे, v यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लोगे। ठीक है, कैसे लोगे? आपका फेस चेंज हो जाएगा, k डेल्टा x की जगह ओमेगा अपॉन c म्यू डेल्टा x। ओमेगा अपॉन c कब हो जाएगा? जब आप वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया? म्यू डेल्टा x हो गया अब डेल्टा x की जगह। कैसे हुआ ये? क्योंकि हमारा p की वैल्यू क्या आ रही थी? c अपॉन म्यू, राइट। यस c की वैल्यू क्या आएगी? म्यू इंटू वी। यस सर। तो अब आपका डेल्टा एक्स की जगह ये हो गया है म्यू डेल्टा एक्स। लेकिन जो मेन चीज है समझने की वो क्या है कि पाथ डिफरेंस बदल गया है।
पहले डेल्टा एक्स था पाथ डिफरेंस, पहले कितना था, डेल्टा एक्स था। लेकिन जैसे ही तुम स्पीड ऑफ लाइट मीडियम की जगह वैक्यूम में ले लोगे, वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ही भागती है। यस सर। तो वहां पे तुम्हारा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स नहीं रहेगा, अब वहां पे तुम्हारा म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स हो जाएगा वैक्यूम। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन अ मीडियम इट इज डेल्टा एक्स of refractive index mu suffers the same phase change as when it travels a distance mu delta x in vacuum। यानी कि फेज चेंज सेम रहेगा, क्योंकि वैक्यूम में पाथ डिफरेंस कंपनसेट करने के लिए कितना हो गया है, म्यू डेल्टा एक्स हो गया है। दैट इज पाथ लेंथ ऑफ डेल्टा एक्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्विवेलेंट टू पाथ लेंथ ऑफ म्यू डेल्टा एक्स इन वैक्यूम। यानी कि अगर आप मीडियम की बात कर रहे हो और वैक्यूम में कंपेयर कर रहे हो, तो मीडियम में अगर आप डेल्टा एक्स ले रहे हो ना, तो ये सेम बात है कि आप वैक्यूम में कितना ले रहे हो, म्यू इनटू डेल्टा एक्स। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. तो ये जो म्यू डेल्टा एक्स होता है ना बेटा, इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल पाथ लेंथ है ना। इसको डेल्टा एक्स ओपीटी भी बोला हुआ है। डेल्टा एक्स ओपीटी कुछ नहीं है, उसका सब्सक्रिप्ट नाम है, छोटा नाम करके लिख दिया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डेल्टा एक्स ओपीटी मतलब ऑप्टिकल पाथ लेंथ। पहले हमने क्या बात करी थी, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ की, जो कि कितना आ रहा था, डेल्टा एक्स। और अभी हमारा वैक्यूम में कितना आ रहा है ऑप्टिकल पाथ लेंथ, म्यू डेल्टा डेल्टा एक्स। ठीक है। फेज डिफरेंस के केस में हम बात करें तो ओमेगा अपॉन सी डेल्टा एक्स ऑप्टिकल इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा नॉट। 2 पाई अपॉन लैम्डा नॉट हमने लिखा है ओमेगा अपॉन सी को, इसमें कि लैम्डा नॉट क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। ये तो हमको ऑलरेडी पता है, वैसे भी के की वैल्यू अपन 2 पाई अपॉन लैम्डा ले रहे थे ना, याद आ रहा है? यस सर। पढ़ाया था ना, सबसे पहले यही पढ़ाया था। यस सर। की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दी, जिसमें कि लैम्डा नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि अब लैम्डा लैम्डा नहीं रहा, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात हो रही है अब सारी, है ना। ऑप्टिकल की बात होगी ना, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ लेंथ पे आ गए हम, तो वैक्यूम में हम लैम्डा नहीं ले रहे, लैम्डा नॉट ले रहे हैं। यानी कि लाइट अब वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है और सब चीजें उस हिसाब से देखी जा रही है, ठीक है। However, in terms of geometrical path length delta x, delta phi will be omega upon c mu delta x equals to 2 pi upon lambda into delta x। यानी कि फेज चेंज आपका अभी भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा नॉट की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये बात समझ में आई कि जब वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो लैम्डा नॉट ले रहे हैं, और जब मीडियम की बात कर रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, लैम्डा ले रहे हैं, ठीक है। फेज चेंज दोनों का सेम है, फेज चेंज में कोई अंतर नहीं आ रहा है आपका, क्योंकि हमने एक फैक्टर ले लिया है ऑलरेडी, डेल्टा एक्स की जगह हम म्यू डेल्टा एक्स ले रहे हैं, है ना। पाथ डिफरेंस हमने बदल दिया है, बेसिकली पाथ लेंथ में हमने बदलाव कर दिया है, तो वो कॉम्पनसेट कर देता है। और ऑप्टिकल पाथ लेंथ, सॉरी, आपका जो फेज चेंज है वो सेम रहता है। तो आपको दो चीजें इसमें याद रखनी है, एक तो फेज चेंज सेम रहेगा, दूसरा क्या याद रखनी है, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ होता है डेल्टा एक्स, और ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना होता है, Mu delta. ठीक है। बाकी सारी ये एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लास स्लैब इन द पाथ ऑफ द लाइट कमिंग आउट ऑफ द स्लिट्स। अब आप क्या कर रहे हो, पहले आपने नॉर्मल सेटअप किया था सारा, ये समझ में आ गया ना, ये वाला टॉपिक समझ में आ गया ना? यस सर। तो अब देखो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तुमको बस मैं फॉर्मूला एक बार बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने टॉपिक लिया है। जैसे कि हम पहले नॉर्मल इंटरफेरेंस कर रहे थे, एक हम दो सोर्स ले रहे थे, स्लिट्स ले रहे थे, दो सोर्स तो एक ही था, उस स्लिट से हमारा लाइट निकल रहा था, है ना, और इंटरफेयर कर रहा था स्क्रीन पे जाके। तो पूरा गेम सेम ही है। अब हम बस क्या कर रहे हैं, बीच में हमने क्या लगा दिया, एक ग्लास स्लैब लगा दिया। क्या लगा दिया बीच में, एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, पाथ डिफरेंस में चेंज आ जाएगा क्या? यस सर। रिफ्रैक्शन की वजह से, बात ये तो पढ़ते ही थे ना हम पहले भी, पाथ डिफरेंस में बदलाव आएगा। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन पढ़ा था, याद करो, लाइट बैंड होती है ना उसकी वजह से। यस सर। तो रास्ता में तो बदलाव आएगा, अगर एक सीधा जा रहा है और एक बैंड होते हुए जा रहा है तो बदलाव नहीं आएगा दोनों के रास्तों में? आएगा। यस सर। आएगा सर। तो उसको अकाउंट में कैसे लेंगे, उसको अकाउंट में ऐसे लेंगे कि हम ऑप्टिकल पाथ ऑफ द लाइट रे जो है S1P, उसको इंक्रीज कर देंगे T × μ - 1 से।
टी इंटू म्यू माइनस वन फैक्टर है जो कि ग्लास स्लैब की वजह से आ रहा है। इसमें आप गैस भी कर सकते हो, टी क्या होगा इसमें, थिकनेस ऑफ स्लैब, है ना। और म्यू क्या है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Yes, sir. Now the path difference between waves coming from S1 and S2 at any point will be written as S2P minus S1P plus T into mu minus 1। यानी कि उसमें तुम्हें एक फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, T into mu minus 1 का एक फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में बदलाव आ गया। वो एक लेंथ है, वो T into mu minus 1 एक लेंथ है बेसिकली। क्या है वो, एक लेंथ है। हाँ, कितना ज्यादा आपको और चलना पड़ा है बेसिकली, तो ऐड ही करोगे ना। अगर तुम 10 मीटर चल रहे थे अभी तक और तुमने 2 मीटर और चलना पड़ा, तो उसको ऐड ही करते हो ना रास्ते में अपने की, टोटल अब मुझे 12 चलना पड़ रहा है, टोटल 12 चलना पड़ रहा है ना। तो अब जब पाथ डिफरेंस निकालोगे तो एक तो जा रहा है S2 से डायरेक्ट P तक, एक जा रहा है पहले S1 से ग्लास स्लैब पे, फिर ग्लास स्लैब से P तक जा रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ रहा है, T इंटू म्यू माइनस 1, तो उसको ऐड कर दिया। जब इसको हम ऐड करेंगे तो फॉर्मूले कुछ ऐसे बनेंगे, S2P माइनस S1P माइनस T टाइम्स म्यू माइनस 1। S2P माइनस S1P हमारा पुराना डेल्टा एक्स था, याद आ रहा है, जिसकी वैल्यू हम डी साइन थीटा लिखते थे, यस सर। है ना। तो माइनस कर देंगे T इंटू म्यू माइनस 1 से, जो अभी हमने नया फैक्टर निकाला है। अच्छा, ये तभी कर पाएंगे जब हमारा D बहुत छोटा है कैपिटल D से, तभी हम D साइन थीटा लिख रहे थे, याद करो। tan थीटा हो रहा था वी वाई बाई डी, तो लेकिन tan थीटा को हम ऑलमोस्ट साइन थीटा के इक्वल करके कब लिख रहे थे, जब हमारा D जो है वो बहुत छोटा था, किससे, कैपिटल D से, है ना। तभी तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले पाएंगे हम, अदरवाइज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, बाई डी अपॉन डी, याद आ रहा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू बाई डी आ रही थी, ठीक है। माइनस कर देंगे उसमें टी टाइम्स म्यू माइनस 1, इफ ओनली जो पोजीशन आएगी वो भी डी से बहुत छोटी हो। जो डी है आपका डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत बड़ा है जब आपकी पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए हमें पता है कि जो S1 है उससे जितना चलता है उस पॉइंट पे, उतना ही S2 से भी चलता है। ये पता है क्या हमें, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए बराबर चलना पड़ता है। यस सर। तो दोनों के लिए बराबर चलना पड़ता है, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाता है सेंट्रल के लिए, जीरो, डिफरेंस जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा पी जीरो हम के चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको जीरो कर दोगे डेल्टा पी को, तो ये हो जाएगा वाई डी अपॉन डी इक्वल्स टू टी टाइम्स म्यू माइनस 1। ये इक्वेशन सॉल्व करिए बस हम, और कुछ नहीं किया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू माइनस 1 इंटू टी, और ये जो कैपिटल डी था ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा स्मॉल डी। अच्छा, d अपॉन डी, ये कहीं देखा देखा लग रहा है क्या ये फैक्टर? अगर मैं इसमें लैम्डा लगा दूं तो क्या बन जाता है, फ्रिंज विड्थ। Yes, sir. ये देखो, यस सर। यस लैम्डा डी अपॉन डी, है ना, फ्रिंज विड्थ था ना। तो इसकी जगह हम बीटा से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बीटा को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बीटा, अच्छा लैम्डा है नहीं मेरे पास, तो मैं लैम्डा को क्या कर दूंगा, बीटा से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि लैम्डा था नहीं ना मेरे पास, केवल डी अपॉन डी था। Yes, sir. तो मैंने लैम्डा से डिवाइड कर दिया और ये आ गया बीटा अपॉन लैम्डा। तो ये आपका एक फॉर्मूला बना है जो कि हमने डिराइव किया है अभी। डेल्टा यानी पाथ डिफरेंस हमारा आ जाएगा दूसरा, म्यू माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी, या फिर म्यू माइनस 1 इंटू टी मल्टीप्लाई बाय बीटा अपॉन लैम्डा। बीटा सबको पता है क्या है इसमें, फ्रिंज विड्थ। ये बी क्या है, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, एक बार रिवाइज कर सकते हो। हाँ तमन, सर मेरे को स्टार्टिंग से समझ नहीं आया, जब आपने बोला था ना कि टी म्यू माइनस 1 एक लेंथ है, उसके बाद आपने जो बोला ना वो नहीं समझ आया। उसके बाद मैंने बस ये बोला है कि आपका पाथ डिफरेंस पहले था S2P माइनस S1P, याद आ रहा है, पुराना पढ़ा था S2P माइनस S1P था ना, बहुत कॉमन सेंस की बात है वो तो। लेकिन S2P में तो कोई चेंजेस आए नहीं, S2P तो अभी भी सिंपल वैसा का वैसा ही है, S2 से P तक जा रही है आपकी लाइट है जो वेव जो है ना। लेकिन S1 से P जब जाने लगी तो उसको बाद में रियलाइज हुआ कि अरे तुमने चुपके से तो ग्लास स्लैब लगा दिया बीच में, तो उसको जो ग्लास स्लैब की वजह से जो पाथ एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है उसको भी तो ऐड करोगे तुम S1P में, यस सर। है ना। तो वो T इंटू म्यू माइनस 1 टाइम्स चलना पड़ रहा है बेसिकली, थिकनेस है T तो, और म्यू माइनस 1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली उस फैक्टर को आप ले रहे हो, एक फैक्टर है। तो जिसको ऐड करोगे आप,
तो जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे ऐड करने के बाद तो यही आंसर आएगा, जो लास्ट में इक्वेशन बनी है ना वही आएगी। बस इसमें दो चीजें आपने यूज करी है, एक तो आपको ये पता था कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे डेल्टा एक्स 0 होता है तो वो आपने यूज कर लिया है ना, और एक आपने लैम्डा डी अपॉन डी बीटा होता है ये यूज कर लिया अगर आपको फ्रिंज विड्थ के टर्म्स में चाहिए। यानी कि क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ ग्लास स्लैब and therefore the fringe width is this, so how what will be the new path difference, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि what will be the new path difference if the glass slab of फलाना थिकनेस है ना और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दे दिया, यानी x थिकनेस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर आपने ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी तो नया वाला पाथ डिफरेंस बता दो, तो ये फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो पूरा डेरिवेशन याद रहे नहीं रहे आपको, लास्ट का फॉर्मूला भी याद रहेगा तो भी चलेगा। ये आपका हो चुका है ऑलरेडी, इस पे हम सीधे अब क्वेश्चंस के थ्रू इसको पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू इसको करेंगे, समझ में तो आ जाएगा ये। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूले याद कर लेना यार इसके। 2 म्यू डी इक्वल्स टू एन लैम्डा डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है, उल्टा होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। डिस्ट्रक्टिव के लिए एन लैम्डा होता है और n+1/2 लैम्डा होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए। कंस्ट्रक्टिव। बाई डीएससी का उल्टा होता है इसमें, रिवर्स। सर एक बार समझा दीजिए। जैसे हम इसमें क्या आ रहा है, जो टोटल ऑप्टिकल पाथ आ रहा है ना आपका, एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ, वो 2 म्यू डी के बराबर आ रहा है। जैसे कि उसमें आ रहा था आपका डेल्टा एक्स, ठीक है, तो इसमें 2 म्यू डी के बराबर आ रहा है वो, क्योंकि इसमें आपका म्यू टाइम्स डी आएगा, जो भी आएगा। म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डी आपका जो पाथ ट्रेवल कर रही लाइट वो है। तो इसमें ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी, दोनों तरफ से आपका एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ कवर होता है। तो इस वजह से इसमें केवल म्यू डी नहीं लेते, 2 म्यू डी लेते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा इसकी केस में तो आप इसमें उल्टा लेते हो, एन लैम्डा के बराबर होता है। ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, जैसे कि उसमें ऑब्जर्वेशन आ रही थी ना हमारी, ब्राइट फ्रिंज बन रही थी हमारी एन लैम्डा पे, याद आ रहा है? ब्राइट फ्रिंज बन रही Yes, यस सर। थी टाइम्स लैम्डा डी बाई डी पे। वैसे थिन फिल्म के केस में ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है एन लैम्डा पे, ये याद रखना है। इसमें एक और चीज याद रख सकते हो तुम, कहाँ गई? सर डी किसके बीच का डिस्टेंस? डी आपकी फिल्म का, जो फिल्म दी हुई है ना आपकी थिन फिल्म, यस उसके बीच का डिस्टेंस है डी। थिकनेस जो बात अभी तक ग्लास स्लैब में थिकनेस बोल रहे थे ना, वो इसमें स्मॉल डी है ना, तो दिया हुआ होगा आपको, म्यू भी दिया हुआ होगा इसमें। बस ये वाला जो है याद रख लेना, ये वाली रीडिंग से याद रख लेना। बेसिकली कंस्ट्रक्टिव के लिए 2 म्यू डी हो जाता है एन लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए हो जाता है n+1/2 लैम्डा, यानी n+1 या n+λ/2, ये हो जाता है डिस्ट्रक्टिव के लिए। बाकी इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। ठीक है, करें क्वेश्चन करें। यस सर। जो जब टॉपिक पढ़ाया जाता है तो ढंग से पढ़ा करो यार, वरना फिर उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ना पड़ता है, इसलिए तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बहुत सारा। चलिए क्वेश्चन कीजिए, बाकी तो हम क्या है क्वेश्चन के थ्रू भी समझते हैं एक बार थिन फिल्म को, है ना, आगे क्वेश्चन लेंगे हम। हाँ बताओ भाई। दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं लाइट के, इंटरफेयर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रिंज पैटर्न को ऑन स्क्रीन। सेंट्रल मैक्सिमम के लिए फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव विल बी व्हाट? फेज डिफरेंस कितना होता है सेंट्रल मैक्सिमम के लिए? 0। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, समझ में आ रहा है तो? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। 0। सेंट्रल मैक्सिमम के लिए तो 0 ही होगा, डेल्टा एक्स ही 0 हो जाएगा। अगर Yes, डेल्टा sir. एक्स 0 हो जाएगा तो फेज डिफरेंस को भी तो 0 होना पड़ेगा। यस सर। यस सर। 0 आंसर आ गया। Yes. अच्छा, ओके, वन मोर क्वेश्चन, सॉल्व दिस वन। इसमें आपको I1 अपॉन I2 की वैल्यू दी हुई है। I2 अपॉन I1 ले लो या I1 अपॉन I2 ले लो, एक ही बात है। I2 अपॉन I1 की वैल्यू दी हुई है n टाइम्स बोल रहा है वो, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, I max माइनस I मिनिमम अपॉन I max प्लस I मिनिमम निकालना है। थोड़ा कैलकुलेशन में इसमें दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है।
करें, डिस्कस करें? यस सर। यस सर। बाकी मानो वो भी बताओ भाई। ओके ठीक है, डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन है तो हो सकता है इसलिए दिक्कत आ रही हो। हाँ भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है I2 अपॉन I1 की वैल्यू दी हुई है n। ये तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। क्वेश्चन पढ़ा है? क्वेश्चन बोल रहा है दो द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू कोरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो। इंटेंसिटीज I1 और I2 होंगी, उन दोनों का रेशियो दे रखा है n। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें फॉर्मूले पढ़ाए थे मैंने, I max का फॉर्मूला कितना होता है? रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये होता है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। और I मिनिमम का क्या फॉर्मूला बताया था? अंडर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही बताया था शायद। यस सर। यस सर। वैल्यू पुट करनी है, देखो यार, अब अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और डिवीजन में सेम क्वांटिटी प्लस के साथ आ जाएगी, राइट? अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका हमें पता है, हम पहले भी कर चुके हैं। हम डिवाइड कर देते हैं किससे? अंडर रूट I2 से, है ना? यस सर। ये I1 अपॉन I2 बन जाता है। तो इसको I1 अपॉन I2 ले लो या फिर I2 अपॉन I1 ले लो, एक ही बात है, क्योंकि वो तो उसने ऐसा थोड़ी बोला है कि कोई स्पेसिफाई किया है उसने बोला है कि बस दो इंटेंसिटी उनका रेशियो है ना? तो यहाँ पे अगर हम I1 अपॉन I2 लेना चाहते हैं तो हम I1 अपॉन I2 का रेशियो मान लेते हैं n, एक ही बात है। यहाँ पे डिवाइड करोगे अंडर रूट I2 से जब अंडर रूट I2 को, तो कितना आएगा? +1 आएगा क्या? यस सर। माइनस सेम क्वांटिटी I1 अपॉन I2 और माइनस -1। डिवाइड करोगे तो ये सेम एक्सप्रेशन बनेगा प्लस के साथ में, राइट? अच्छा, Yes, अंडर sir. रूट I1 अपॉन अंडर रूट I2 की वैल्यू कितनी बनेगी? क्या अंडर रूट n बन जाएगी क्या? रूट एन। यस सर। रूट n बन जाएगी। तो ऊपर देखना क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिवीजन में क्या आ रहा है? रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। Yes, sir. सॉल्व करोगे तुम तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह खोल दो इसको, ये आ जाएगा n प्लस 1 प्लस 2 रूट n 2ab यस सर। प्लस में n प्लस 1 माइनस 2 रूट n a माइनस बी का होल स्क्वायर, यस सर। है ना? इससे ये कट हो जाएगा क्या? यस। Yes, sir. n प्लस 1 n प्लस 1 कितना हो जाएगा? डिवीजन में कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स n प्लस 1, अरे 2n प्लस 2 हो जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? सो वो मेरे को तो पहला स्टेप ही नहीं समझ आया क्या बात कर रहे हो? सर। जहाँ पे आपने लिखा ना अंडर रूट I1 बाय I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो स्टेप। एक सेकंड, स्क्रीन आ रही है क्या? नो सर। नो सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें? सो पहला स्टेप जहाँ पे आपने लिखा ना अंडर रूट I1 बाय I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ। वो बेटा अंडर रूट I1, ये वाला देखो ना, ये वाला इक्वेशन देखो, ये वाला जिसको बॉक्स में बना रहा हूं मैं, इसमें अगर मैं ऊपर नीचे अंडर रूट I2 से डिवाइड कर दूंगा थ्रू आउट तो क्या बनेगा? पहले तो अंडर रूट I1 से डिवाइड करोगे अंडर रूट I2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 अपॉन I2, ये देखो यही लिखा है क्या? यस सर। उसके बाद अंडर रूट I2 अगला स्टेप आया प्लस अंडर रूट I2, उससे जब अंडर रूट I2 डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा ना बेटा? यस सेम सर। क्वांटिटी डिवाइड करोगे तो ये 1 लिखा है देखो, है ना? ब्रैकेट Yes. बंद,
होल स्क्वायर था ना, क्योंकि होल स्क्वायर था, ब्रैकेट बंद हो गया, है ना, होल स्क्वायर अभी भी है, यस सर। है ना। माइनस टाइम्स सेम प्रोसेस रिपीट किया है, बस माइनस का साइन है यहाँ पे, तो सेम चीज आ गई है, और यही चीज नीचे आ जाएगी, बस नीचे प्लस का साइन होगा। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? अब आ गया सर। आ गया। अच्छा, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है पूरा Yes. एक क्वांटिटी ए स्क्वायर, ये देखो, ये पूरी क्वांटिटी ए स्क्वायर है, और ये पूरी क्वांटिटी क्या है? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे, दिस इनटू दिस, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2√n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इतना तो कर लोगे सॉल्व यार, अब काफी हद तक तो बता दिया मैंने, Yes, sir. हो जाएगा ना? ठीक है, तो इसमें बेटा ये एक टॉपिक है जो कि इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप रीड आउट कर लेना। मैं आपको ये पढ़ा नहीं रहा हूँ अलग से एक्सक्लूसिवली, क्वेश्चंस के थ्रू मैं इसको लेऊंगा एक बार, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिंस टाइम कम है, पहले हमें डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए टाइम बड़ा कम बचा है। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जो टॉपिक है वो मैं चाहता हूँ तुम लोग पढ़ के आओ एक बार। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, नहीं आएगा समझ में तो उसको कर लेंगे हम, क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं इसके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो इस पे इसको भी हम होमवर्क में ले सकते हैं। याद रखना, रीड करके आना है। आज हमने इंटरफेरेंस को खत्म कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? Diffraction, polarization. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है? एक तो आपको जो रीड करने के लिए दिया गया है वो करके आना है, प्लस डीपीपी सॉल्व करनी है अप टू इंटरफेरेंस पूरी। ओके सर। डीपीपी सॉल्व करनी है अप टू इंटरफेरेंस पूरी, हो जाएगी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट है आज की क्लास में? कुछ पूछना है आप लोगों को? नो सर। नो सर। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सर बाय बाय एवरीवन। हाँ बोलो। सर उसकी वो मैकेनिक्स वो जो चल रहा है ना स्ट्रेस ट्रेन वाला चैप्टर, सर उसकी भी डीपीपी भेज दो, उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए अभी तक। ठीक है, भेजा था वैसे मैंने, देखा आपने? नहीं मिला सर, मैंने पूरा ग्रुप चेक किया है ऊपर तक जाकर। सॉलिड की डीपीपी नहीं मिली आपको? नो सर। भेजता हूँ, देख मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी, पर नहीं मिलती तो दोबारा भेज दो, ठीक है? ओके सर। ओके, बाय बाय एवरीवन, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।